की थी जिसमें हम अभी तक ये देख चुके थे कि फाइनेंशियल सिस्टम एनवायरनमेंट में अगर हम पूरी इकोनॉमी को डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास उसमें सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स थे और डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट्स थे। देन उसके बाद हमने बात की थी कि ये फंड्स का जो फ्लो है फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट ये बड़ा कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली कंडक्ट हो सकता है अगर हमारे पास कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो जाए। देन फिर उसके बाद जो हम बात कर रहे थे अगर रिकॉल करें कि इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की टाइप्स क्या हो सकती हैं, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट बैंकर, ब्रोकर एंड डीलर की बात की थी। और देन उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट की जो है वो टाइप्स कौन सी हो सकती हैं। फिर उसके बाद अगर थोड़ा रिकॉल करें तो हमने बात करना शुरू की थी कि फाइनेंशियल मार्केट की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हो सकती हैं, यानी कि क्लासिफाई किया था हमने टाइम की बेस पर, सिक्योरिटीज को इशू करने की बेस पर, और इसी तरह जो लिस्टिंग है उनकी के सेकेंडरी मार्केट में, तो वो थी स्टॉक एक्सचेंज और ओटीसी मार्केट। आज हम इसी में जो पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास थी कि टाइम की बेस पर जो मनी और कैपिटल मार्केट थी उसमें से मनी मार्केट की बात करते हैं जी। मनी मार्केट आपको याद होगा हमने बात की थी कि इसमें तमाम ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं, तमाम ऐसे पीस ऑफ पेपर्स यानी कि सिक्योरिटीज डील होती हैं जिनकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम हो। तो इसमें डेफिनेटली जो सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स वाले लोग हैं उनके पास फंड्स जो है वो 1 साल से कम अरसे के लिए फ्री अवेलेबल होंगे, या जिनकी नीड है वो 1 साल से कम अरसे के लिए होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ये तमाम वो सिक्योरिटीज हम डील कर लेते हैं जिनकी लाइफ क्या होती है 1 साल से कम है। तो सिंपली जी 1 साल से जो कम लाइफ होती है जिनके मनी मार्केट कह लेते हैं, इसमें लिक्विडिटी ज़रा हाई होती ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइम इसमें जो है वो कह लीजिए कि बड़ा ही शॉर्ट होता है। लाइक 1 साल या 1 साल से कम का पीरियड है। और इसलिए ये इजीली कह लीजिए कि कंपैरेटिवली टू कैपिटल मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म होती हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें हमारे पास जो है ये डिफरेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, इसी तरह यूरो डॉलर्स हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स हैं, एंड हमारे पास फेड फंड या जिन्हें हम फेडरल फंड के नेम से भी जानते हैं। अब वन बाय वन इन्हें देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ हमारे पास है जी ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी का वर्ड जो है वो आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट के लिए जो भी कोई एक्टिविटीज असाइन होती हैं जो ट्रेजरी को मेंटेन कर रही होती है उसके लिए यूज होता है ट्रेजरी मीन खजाना। अब जो ट्रेजरी मेंटेन कौन कर रहा होता है, फेडरल गवर्नमेंट मेंटेन कर रही होती है। तो इट मीन्स ट्रेजरी बिल्स ऐसे बिल्स होंगे, ऐसे पीस ऑफ पेपर होंगे जो फेडरल गवर्नमेंट इशू करेगी। अब फेडरल गवर्नमेंट इशू करेगी, लाइफ इनकी 1 साल से कम होगी क्योंकि मनी मार्केट में है। और ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ये नॉर्मली गवर्नमेंट अपने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है उसके लिए यूज़ कर सकती है, या कोई इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ रही है उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट उसके लिए इशू कर सकती है। या किसी भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो उसको फाइनेंस करना हो, या कहीं गवर्नमेंट को हो तो लॉन्ग टर्म लेकिन उसकी फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट है मे बी विद इन अ ईयर प्लान करना है, तो उसके लिए फंड्स में भी 1 साल के बाद आने हो, तो जो करंट पीरियड है जो 1 साल का, उसमें जो शॉर्टफॉल आ रहा है, जो डेफिशिएंसी आ रही है या जो क्रंच है उसको मीट अप करने के लिए आप में भी वहाँ पर जो है आप मीन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू कर दें। ट्रेजरी बिल्स के हवाले से माइंड में रखिएगा जी कि ये इंटरेस्ट पे नहीं करते। ये अब इंटरेस्ट पे नहीं करते तो फिर लोग इसको क्यों बाय करें? भई इसलिए बाय करें कि ये डिस्काउंट प्राइस पे सेल होते हैं। मेबी एक ट्रेजरी बिल जिसकी फेस वैल्यू ₹100 हो यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू उसकी ₹100 हो, वो मार्केट में जब गवर्नमेंट ऑफर करे फेडरल गवर्नमेंट, तो मेबी वो ₹90 में सेल हो रहा हो, मेबी वो ₹88 में, ₹91 में, इस तरह से वैल्यू पे सेल हो रहा हो। अब अगर आपने 90 में ट्रेजरी बिल परचेज़ किया आज, और आफ्टर फ्यू मंथ्स आप गवर्नमेंट को जब ये मैच्योर हो जाएँगे वापस करेंगे, तो गवर्नमेंट आपको 1 ट्रेजरी बिल पे ₹100 जो है वो रिटर्न करेगी। आपने 90 पे किया, 100 रिसीव किया, तो डेफिनिटली जो ₹10 का डिफरेंस है ये आपका रिटर्न बना। अच्छा, ट्रेजरी बिल्स में रिस्क कोई नहीं होता, ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए बहुत सारी और हमारी जो आगे चलकर रिस्क एंड रिटर्न्स की कैलकुलेशंस होती हैं, तो वहाँ पर रिस्क फ्री के तौर पर ट्रेजरी बिल्स को यूज़ किया जाता है कि एटलीस्ट मिनिमम ये रिटर्न ज़रूर एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर लें, चूँकि ये रिस्क फ्री हैं। रिस्क फ्री क्यों है? क्योंकि इसके बैक पे फेडरल गवर्नमेंट है, लाइफ इसकी शॉर्ट है, और इसलिए विदिन कह लीजिए कि शॉर्ट टाइम पीरियड में देखा जाए तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आज आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भई 1 साल तक गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा और वो गवर्नमेंट जो है वो कह लीजिए कि बैंकरप्ट हो जाए, ये कंट्री बैंकरप्ट हो जाए।
पर्सनल चेंज होते रहते हैं प्लीज। आज में भी कोई एक रूलिंग पार्टी है, कल दूसरी पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसीलिए आप इसको देख लें, जैसे आपका कंट्री कहीं से लोन लेता है तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअल ये नहीं कहेगा जो नया टेकअप करेगा कि भाई ये तो लोन मैंने लिया, ये तो किसी और पर्सन ने लोन लिया था। ऐसा हरगिज नहीं होता। वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑब्लिगेशन है, उसने पे करना है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ये रिस्क फ्री हैं, क्योंकि इसके बैक पे जो गारंटी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है कि वी विल पे यू। तो इसलिए हम इन्हें रिस्क फ्री समझ लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सीओडी के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं हम। इसकी भी लाइफ जो है वो 1 साल से कम होगी। अब ये बैंक्स की तरफ से सेल किए जाते हैं डिफरेंट डिनोमिनेशंस के। लाइक अदर डिपॉजिट्स जो आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल होते हैं। नेगोशिएबल मीन इनकी जो ऑनरशिप है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो सकती है। जैसे बैंक अकाउंट आपको पता है, ट्रांसफर कराने में किसी के नेम पर आपने वो ट्रांसफर करना हो तो एक उसमें डिटेल्ड और जो कुछ लीगल स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, उस पर टाइम टेकिंग कह लीजिए कि प्रोसीजर्स की वजह से वो ज़रा डिले हो सकता है। जबकि सर्टिफिकेट डिपॉजिट के आपने 1 लाख रुपए सपोज आज बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देगा, इशू कर देगा। अब आपके पास ये सर्टिफिकेट है, कल आपको हो सकता है कि 1 वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद या आफ्टर अ मंथ आपको कुछ कैश की ज़रूरत पड़ी। तो हो सकता है कि ये जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है आप मार्केट में किसी को सेल कर दें और मार्केट उसको बाय कर ले। आप उनको सेल करके कैश ले लेंगे और वो पर्सन जिसने अभी आपसे बाय किया सर्टिफिकेट डिपॉजिट, जब वो बैंक के पास वही सर्टिफिकेट शो करवाएगा तो बैंक उसको उस पे रिटर्न भी पे करेगा और साथ उस पे उसको उसका जो डिपॉजिट की अमाउंट है वो भी दे देगा। तो ये भी नेगोशिएबल का मतलब होता है जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो। तो इसलिए हम इनको नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के नेम से भी जानते हैं। समहाउ आपके पास फंड्स पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, बैंक ने आपको रिटर्न देना था, लेकिन मीनवाइल आपको क्या है, कैश की ज़रूरत पड़ी, तो आपने अपने डिपॉजिट्स को, जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स हैं, उन्हें आगे सेल कर दिया, उससे कैश लेकर अपनी नीड पूरी की। अब वो सर्टिफिकेट जिस पर्सन के पास होगा, ये ओनरशिप उसकी चली गई। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि वो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, वो जब बंदा बैंक के पास लेकर जाएगा, तो बैंक के रिकॉर्ड में डेफिनिटली उसके नाम पर आपने शिफ्ट कर दिया होगा। तो बैंक फिर रिटर्न भी उसे ही पे करेगा और जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो भी उसी पर्सन को जिसने आपसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बाय किया है। देन इसके बाद कमर्शियल पेपर्स हैं जी, ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि मनी मार्केट के हैं और इसकी भी लाइफ 1 साल से कम है, इसका मतलब है। लेकिन ये जो है वो हाईली क्रेडिट रेटेड फर्म्स जो होती हैं उनकी तरफ से इशू किया जाता है। जैसा कि यूनिलीवर ले लें, प्रॉक्टर गैम्बल ले लें, एंग्रो ले लें। मतलब ऐसी फर्म्स जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिनकी क्रेडिटवर्दीनेस मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिन पे पब्लिक को ट्रस्ट होता है। तो अगर उन्हें फंड्स की ज़रूरत पड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो वो जो पेपर इश्यू करेंगे, वो जो सिक्योरिटी इश्यू करेंगे, उन्हें नाम दिया जाता है कमर्शियल पेपर का। अच्छा, इनकी बैक पे कोई कोलैटरल नहीं होता, विदाउट गारंटी, विदाउट कोलैटरल ये इश्यू किए जाते हैं कमर्शियल पेपर। लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं? इसलिए कि उस फर्म की रेपुटेशन, उस फर्म की जो क्रेडिटवर्दीनेस है, उस फर्म की जो क्रेडिबिलिटी है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि पब्लिक इस पे ट्रस्ट करती है, रिलाई करती है और इसे बाय कर लेती है। और जो कॉर्पोरेट फर्म होती है उसको ये फंड्स प्रोवाइड कर देती है। इस पे भी कह लीजिए कि इंटरेस्ट पे होता है। इसकी कह लीजिए कि मेन चीज़ ये है कि ये वो फर्म्स जो कह लीजिए कि क्रेडिट वर्दी होती हैं, वो इश्यू करती हैं और उसकी रीज़न है कि इसके बैकअप पे कोलैटरल नहीं होता। अब उस फर्म की अपनी रेपुटेशन ऐसी है कि आपके कोई 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, 2 करोड़ को वो ऐसा नहीं करेगी, उसके पीछे अपना बिज़नेस, उसकी रेपुटेशन को स्टेक पे लगा दे। तो डेफ़िनेटली उसको अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल वगैरह जो है वो भी मेंटेन करनी है, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी मेंटेन करनी है। तो इसलिए वो आपके जो ये फंड्स होंगे इनको पे ऑफ करती ही है और रिटर्न भी पे करती है। अच्छा जी, फोर्थ हमारे पास आ जाते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस जी। बैंकर्स एक्सेप्टेंस कह लें, बिल ऑफ एक्सचेंज कह लें, ये दोनों एक चीज़ें हैं। ये भी कह लीजिए कि हमारे पास एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। सपोज कर लिए मिस्टर ए मिस्टर बी से परचेज करना चाहता है। अब बी जो है वो ए को मे बी क्रेडिट पे, उधार पे सेल ना करना चाहे। यानी कि एक बंदा बाय करना चाहता है, दूसरा सेल करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है जो बाय करना चाहता है, और जो सेल करना चाहता है वो उसको उधार देना नहीं चाहता, उसमें भी वो ज़रा सिक्योरिटी चाहता हो।
किसी की गारंटी चाहता हूँ। तो उसने कहा जी कि आप बैंक से बात कर लें। मिस्टर ए जिसने परचेज करना है बैंक के पास गया, उसको कहा जी कि ये बिल है, ये इनवाइस है, फलां एक शॉपकीपर है, मैंने उससे, या फलां एक ट्रेडर है, फलां एक सेलर है, उससे मैंने ये चीज़ें परचेज करनी है, उसका इनवाइस है, तो इनकी वर्थ बनती है सपोज 1 लाख रुपए। तो वो बैंक के पास चला जाता है, बैंक उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस की स्टैंप लगाकर, ACCEPTANC, एक्सेप्टेंस। उसका मतलब क्या होगा कि बैंक ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, बैंक ये कहता है कि भाई इस बिल को मैं पे करूंगा। अब ये जो बायर है, ये जाकर उस सेलर को, ये जिस पे बैंक ने स्टैंप लगाई हुई है कि जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये बिल दे देगा। सेलर इसको कमोडिटीज, गुड्स वगैरह जो भी उसने सर्विसेज वगैरह लेनी है वो उसको प्रोवाइड कर देगा। ट्रांजैक्शन हो गई। सेलर को क्या मिला? उसकी सेल हो गई। बैंक को क्या मिला? कि वो जो बैंक ने गारंटी दी है उस पे उसकी कोई फी चार्ज करेगा। बायर को क्या मिला? भाई बायर को ये मिला कि उसके पास फंड्स नहीं थे, उसने अपनी कमोडिटीज बाय कर ली, सर्विसेज ले ली, तो बैंक को ये बेनिफिट हुआ। अब हो सकता है कि बैंक के पास आपके फंड्स पड़े हों, आप उन फंड्स की बेस पर ही बैंक से गारंटी लेते हो ना, या बैंक के पास अपना कोई कोलैटरल प्लेस करवा दे। तो समहाउ आपके फंड्स बैंक के पास थे, या कह लीजिए कि आपका कोई कोलैटरल बैंक के पास पड़ा था, बैंक ने उसकी बेस पर गारंटी दी होगी ना, तो बैंक डेफिनेटली इस गारंटी का आपको चार्ज करता है। तो ये हमारे पास बैंक एक्सेप्टेंस है। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास वहाँ पर एलसी का नेम सुना होगा आपने, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो भी इसी तरह काम करता है। वहाँ ये है कि टू कंट्रीज के बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर, तो ये हमारी लोकल सेल एंड परचेज में नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं बैंक एक्सेप्टेंस, तो इसलिए इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज का नेम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आए थे यूरो डॉलर्स। यूरो डॉलर क्या है जी? कि जो यूएस डॉलर थे, वो यूएस से बाहर जो ब्रांचेस थी उसमें जो डिपॉजिट करवाने शुरू में लोगों ने स्टार्ट किए। क्यों? इसलिए कि जो यूएस के बैंकिंग रेगुलेशंस थे वो काफ़ी टाइट थे, स्ट्रिक्ट थे, टैक्स पॉलिसी ज़रा ज़्यादा थी, तो लोगों ने डेफिनेटली अपनी प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए, वेल्थ टैक्स से बचने के लिए क्या किया, जो अपने यूएस डॉलर थे उनको आउटसाइड द यूएस डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। और वो इनिशियली जो उनको ज़्यादा ट्रस्टवर्दी या जो रिलैक्स मार्केट नज़र आई वो यूरोप था। तो इसीलिए उनके साथ जो है नेम यूरो डॉलर का लग गया, कि करेंसी डॉलर थी बट दे वर इनिशियली डिपॉजिटेड इन यूरोप, यूरोज़ोन। तो इसलिए उसको फिर जो है वो यूरो डॉलर के नेम से जाना गया। अब आप इसको यूरो रुपये के नाम से भी जान सकते हैं। अगर रुपये को आप किसी भी आउटसाइड कह लीजिए कि कंट्री किसी ब्रांच में किसी बैंक में डिपॉजिट करवा दें तो वो यूरो रुपी होगा। इसी तरह यूरो यूरो हो सकता है, अगर यूरो को ही आउटसाइड द यूरो कहीं डिपॉजिट करवा दें तो वर्ड यूरो स्टिल इज विद द नेम। तो इसलिए ये किसी भी करेंसी के साथ अगर आप यूरो का वर्ड लगाएंगे तो वो ये वाली जो शॉर्ट टर्म मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। लेकिन इससे क्या था, जब डिपॉजिट करना शुरू किया तो डेफिनेटली इस पर रिटर्न मिलना शुरू हुआ, तो ये भी एक शॉर्ट टर्म मार्केट में यानी कि मनी मार्केट में कंसिडर होना शुरू हो गया। क्योंकि जाहिर बात है, आपने जब डिपॉजिट करवाया तो लोगों के पास डॉलर्स के रिजर्व्स बढ़ना शुरू हुए और अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने रिटर्न ऑफर करना शुरू कर दिए। जैसा कि आप आजकल भी देख रहे हैं कि जो स्टेबल करेंसी है वो डॉलर ही समझी जाती है, तो इसलिए लोग इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो दैट्स वाई शुरू में ही जो है वो ये मार्केट चूंकि डॉलर के नाम से ही शुरू हुई थी और यूरोप में, तो इसलिए इसको यूरो डॉलर का नेम दिया गया। समहाउ इसमें आप शॉर्ट पीरियड के लिए डिपॉजिट करवा सकते हैं अपनी करेंसी आउटसाइड द, कह लीजिए कि लोग ब्रांचेस, कौन सी ब्रांचेस जो आपकी लोकल रीजन में एग्जिस्ट ना करती हों, जो आपकी टेरिटरी से बाहर एग्जिस्ट करती हों, वहां पर आप डिपॉजिट करवाते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो रीपरचेज एग्रीमेंट्स। रीपरचेज एग्रीमेंट्स जो हैं ये भी शॉर्ट टर्म होते हैं और इनकी मेच्योरिटी जो लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है, नॉर्मली 2 to 3 वीक्स कह लें, या 2 वीक्स तक, या 2 वीक्स से भी कम, इस तरह से इनकी लाइफ होती है। और इसमें जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनको कोलेटरल पे लिया जाता है। ये काम कैसे करते हैं? ये काम ऐसे करते हैं जी कि आपने सपोज एक कोई अपना एसेट है वो सेल कर दिया 1 लाख रुपए में, आपको आज पैसों की जरूरत थी। मे बी आपके पास कह लीजिए कि कोई भी एसेट हो सकता है, गाड़ी थी, कोई और आइटम आपके पास थी, गोल्ड था, कुछ भी लगा लें। आपने 1 लाख रुपए में अपना एसेट सेल कर दिया किसी बंदे को। साथ एग्रीमेंट ये किया कि मैं आपसे
आफ्टर अ वीक या आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 2 वीक्स ये दोबारा एसेट आपसे रीपरचेज कर लूँगा, लेकिन एट अ हाई प्राइस। आज आपने सेल सेल किया 1 लाख में, मे बी आफ्टर 15 डेज़ आप 1,05,000 में परचेज़ कर लें, रीपरचेज़ कर लें। अब वो बंदा जिसने आपको आज 1 लाख दिया, उसको फ़ायदा ये हो रहा है कि दोबारा उसको यही आइटम सेल कैली करके 1,05,000 मिल जाएगा। आपको फ़ायदा ये होगा कि अभी आपको कैश चाहिए था, आपको कैश की नीड पूरी हो गई। तो मे बी आप कह लीजिए कि बैंक से लोन लेने जाते वो चार्ज ज़्यादा करता या उसका जो प्रोसीजर होता, उसका जो प्रोसेस होता, वो इतना लेंथी होता कि आपको मे बी वो उस प्रोसेस में जाते हुए फंड्स की अवेलेबिलिटी तो लेट हो जाती या उसका इंटरेस्ट रेट सिंपली ज़्यादा होता। तो आप मार्केट में देखते हैं कि ऑप्शन क्या मेरे पास ऐसा है कि अपना एक एसेट सेल कर दूँ और वो दोबारा रीपरचेज़ कर लूँ। तो ये रेपोज़ जो होते हैं, ये भी काम कर रहे होते हैं। इनके बैकअप पे क्या है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं। फेडरल फंड होते हैं जिस तरह, ये इंटरबैंक्स जो फंड ट्रांसफर होते रहते हैं उन्हें हम फेडरल फंड के नाम से जानते हैं। एग्जांपल देते हैं जी कि फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हर बैंक ने अपना एक मिनिमम जो रिजर्व रेशियो होती है वो लेवल मेंटेन करना होता है। मतलब लिक्विड रिजर्व रेशियो जो है या डेली जो डिपॉजिट्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपने स्टेट बैंक के पास जो है वो जो सेंट्रल डिपॉजिटरी आपकी कलेक्शन या अमाउंट्स या फंड डिपॉजिट होता है उसको मेंटेन करना होता है आपने। तो सपोज एक बैंक है एचबीएल, उसके उस सेंट्रल डिपॉजिट्स फंड्स के अंदर जो है या उसका जो मेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो उसके रिजर्व्स की रेशियो जो मेंटेन हो रही है वो अगर सपोज 2 लाख से कम पड़ रही है किसी पर्टिकुलर डे पे, तो उसका एबीएल एचबीएल के बिहाफ पर वहां पर 2 लाख ट्रांसफर कर दे। अब ये टेक्निकली देखा जाए एबीएल ने सेंट्रल जो डिपॉजिट है वहां पर एचबीएल के बिहाफ पर अमाउंट ट्रांसफर की है, लेकिन किसके बिहाफ पर की है, एचबीएल के बिहाफ पर। इट मीन उसने एचबीएल को लेंड की है, एचबीएल को लोन दिया है ये वाला। ये नॉर्मली ओवरनाइट होते हैं, इसकी लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती है। तो इसलिए क्या होगा कि एबीएल एचबीएल को इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक परसेंटेज चार्ज करेगा, इसका कोई ना कोई रिटर्न डिमांड करेगा उससे। तो ये हमारे पास फेडरल फंड के नाम से जाना जाता है, इसे फेड वायर के नाम से भी कहते हैं, फेड फंड भी कह लेते हैं। तो समहाउ ये इंटरबैंक बॉर्रोविंग होती है। इस पे जो फिर इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करते हैं, वो अगर तो कह लीजिए कि जस्ट इन पाकिस्तान देखा जाए तो वो काइबर की बेस पर होता है, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट काइबर। और अगर इंटरनेशनली कोई ऐसा आप बैंक टू बैंक कोई इस तरह के कोई फंड्स किसी के भी आप पर कोई दे रहे हैं, तो वो वहां पर लाइबर की बेस पर होगा, जैसा कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में इंटरबैंक बॉर्रोविंग में लाइबर बेस करता है और लोकली जो होता है वो काइबर की बेस पर काइबर प्लस, और उसमें मार्जिन अगर अपना शामिल करना चाहे वो कर लेते हैं। तो ये काइबर रिवाइज होता रहता है, वीकली काइबर भी होता है, मंथली, इस तरह से। तो वो रेट्स जो होते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता रहता है, उसकी बेस पर ये रिटर्न इसका जो है वो कैलकुलेट होता है। तो ये हमारे पास थे जी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स या मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज आती वो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी कैपिटल मार्केट्स। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है जी। बाकी फिर कैपिटल मार्केट के साथ डिस्कस करना शुरू करें जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।